नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज ब्लास्ट में और आपके साथ मैं हूं प्रभा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। राज्यसभा के कितने दावेदार? जी हां, अभी सिर्फ राज्यसभा की एक सीट पर हुई उपचुनाव की घोषणा, इसलिए हम कह रहे हैं कि राज्यसभा के कितने दावेदार हैं। अभी महज राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा हुई है। पश्चिम बंगाल में दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर 9 अगस्त को चुनाव होगा। हालांकि टीएमसी के प्रचंड बहुमत की वजह से सबको पता है चुनाव की नहीं आएगी नौबत। और इसी सीट के लिए सीनियर नेता यशवंत सिन्हा को बताया जा रहा सबसे प्रबल दावेदार। महाराष्ट्र, तमिलनाडु की राज्यसभा सीट के लिए चुनाव की आस में कई नेता लगे हुए हैं, लेकिन ये तय है कि असम की एकमात्र सीट से राज्यसभा में जाएंगे सर्बानंद सोनोवाल। और इधर मध्य प्रदेश की एक सीट पर कैलाश विजयवर्गीय, दिनेश त्रिवेदी संभावित दावेदार हैं। अब लगातार अपने स्तर पर भी जो दावेदार खुद को समझ रहे हैं वो मंथन कर रहे हैं, लेकिन कौन दावेदार होगा अभी तक कोई तस्वीर साफ नहीं है। राज्यसभा के कितने दावेदार हैं, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। सिर्फ अभी राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा की गई है। पश्चिम बंगाल में दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर 9 अगस्त को चुनाव होगा। हालांकि टीएमसी के प्रचंड बहुमत की वजह से सबको ये पता है कि चुनाव की नौबत नहीं आएगी। इस सीट के लिए सीनियर नेता यशवंत सिन्हा को सबसे प्रबल दावेदार बताया जा रहा है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु की राज्यसभा सीट के लिए चुनाव की आस में कई सीनियर नेता हैं, लेकिन ये तय है कि असम की एकमात्र सीट से राज्यसभा में सर्बानंद सोनोवाल का जाना तय माना जा रहा है। इधर एमपी की एक सीट पर कैलाश विजयवर्गीय, दिनेश त्रिवेदी संभावित दावेदार हैं। देखना ये होगा कि इसको आगे किया जाता है। राज्यसभा को जल्द मिलेगा उपनेता। जानकार सूत्रों ने इसके संकेत दे दिए हैं कि राज्यसभा को जल्द ही उपनेता मिलने वाला है। जानकार सूत्र ये कह रहे हैं सीनियर नेता भूपेंद्र यादव को बनाया जा सकता उपनेता। ये कहा जा रहा है भूपेंद्र यादव का नाम आगे भी चल रहा है। खबर यही कि उनको उपनेता बनाया जा सकता है। और साथ ही अधिवक्ता के साथ ही पार्टी में एक बेहतरीन वक्ता भी है यादव। तभी सदन के नेता के रूप में भी यादव नाम की खूब चर्चा हुई थी। वैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम की भी सदन के नेता के लिए चर्चा हुई थी, लेकिन फिर मंत्रालय में सीतारमण की पोजीशन को देखकर ये तय है कि वो उपनेता नहीं होंगे। भूपेंद्र यादव के अलावा धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी उपनेता के लिए चर्चाओं में है। उपनेता के लिए अब अंतिम फैसला पार्टी आलाकमान को ही करना है। अब किसको आगे किया जाता है? भूपेंद्र यादव का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। अब क्या उनके नाम पर ही मुहर लग जाएगी, इसका इंतजार है। जानकार सूत्रों ने संकेत दिए हैं सीनियर नेता भूपेंद्र यादव को उपनेता बनाया जा सकता है, ऐसे संकेत मिले हैं। अधिवक्ता के साथ ही पार्टी में बेहतरीन वक्ता भी है यादव और सदन के नेता के रूप में भी तभी यादव के नाम की चर्चा हुई थी। वैसे वित्त मंत्री सीतारमण के नाम की भी सदन के नेता के लिए चर्चा हुई थी, लेकिन उनकी पोजीशन को देखते हुए ये तय माना जा रहा है कि उपनेता वो नहीं होंगे। भूपेंद्र यादव के अलावा धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी उपनेता के लिए चर्चा में है और उपनेता के लिए अब अंतिम फैसला पार्टी आलाकमान को ही करना है। इंतजार इसका लगातार किया जा रहा है। भाजपा के मुख्यमंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड। भाजपा के तमाम जो मुख्यमंत्री हैं अलग अलग राज्यों में, उनका रिपोर्ट कार्ड। कर्नाटक से मध्य प्रदेश तक बदलाव की संभावना है। अब ये कहा जा रहा है सभी के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर तब्दीलियां हो सकती हैं राज्य दर राज्य, जहां पर भी बीजेपी की सरकार है। कर्नाटक से एमपी तक में बदलाव की संभावना है। पार्टी नेतृत्व की मॉनिटरिंग में बड़े परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है। कर्नाटक में तो येदियुरप्पा के विकल्प लाने का मन बना लिया गया। त्रिपुरा में भी पार्टी की स्थिति को देख आलाकमान ने सीएम को दिल्ली तलब किया है। इधर एमपी ने भावी रणनीति को देखते हुए सीएम शिवराज से किया विचार विमर्श। हरियाणा में पार्टी को मजबूती देने के लिए कुछ बदलाव के लिए सीएम खट्टर से भी चर्चा की। और इतना ही नहीं, पार्टी राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी पार्टी भविष्य को लेकर तैयारियां कर रही है और नेतृत्व पर तैयारी हो रही है। भाजपा के साथ संघ भी नए और युवा नेताओं की एक टीम तैयार करना चाहती है, ऐसी भी खबर है। सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि संघ भी नए और युवा नेताओं की एक टीम तैयार करना चाहती है, जिसको लेकर लगातार मंथन भी हो रहा है। अब लगातार अलग अलग राज्यों में जो रिपोर्ट कार्ड है, जो कामकाज है, जो मुख्यमंत्रियों का रवैया रहा, जिस तरीके से काम उन्होंने किया है बीजेपी के सीएम्स का, उनका रिपोर्ट कार्ड लगातार खंगाला जा रहा है। और कर्नाटक से मध्य प्रदेश तक बदलाव की संभावना है कर्नाटक में, और कर्नाटक के बाद फिर मध्य प्रदेश तक में बदलाव की बयार आगे बह सकती है। पार्टी नेतृत्व की मॉनिटरिंग में बड़े परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है। कर्नाटक में तो येदियुरप्पा, आप जानते हैं कि येदियुरप्पा के विकल्प के बारे में लगातार विचार हो रहा है। और त्रिपुरा में भी पार्टी की स्थिति को देखते हुए आलाकमान ने सीएम को दिल्ली तलब किया।
और साथ ही एमपी में भावी रणनीति को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान से लगातार विचार विमर्श हो रहा है। बात हरियाणा की, हरियाणा में पार्टी को मजबूती देने के लिए कुछ बदलाव के लिए सीएम खट्टर से भी चर्चा लखमा ने की है। और सिर्फ इतना ही नहीं, राजस्थान जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर भी, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, यहां पर भी पार्टी भविष्य का नेतृत्व तैयार कर रही है। और भाजपा के साथ साथ न सिर्फ पार्टी बल्कि संघ भी नए और युवा नेताओं की एक टीम तैयार कर रही है। इसको लेकर मंथन लगातार शुरू हो चुका है। भाजपा महिला मोर्चा का प्रदर्शन, महिला अत्याचार और दुष्कर्म की घटनाओं के खिलाफ हल्ला बोल, ये भाजपा का प्रदर्शन है। महिला मोर्चा की तरफ से हल्ला बोल किया जा रहा है। जयपुर से तस्वीरें आपको सीधी हम दिखा रहे हैं। महिला अत्याचार और दुष्कर्म की घटनाएं जो बढ़ी हैं कोविड काल में, उसी को लेकर गुस्से में महिला मोर्चा के कार्यकर्ता हैं बीजेपी के सड़कों पर उतरे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूजा, कपिल, अलका मुंदड़ा के नेतृत्व में प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा। मेयर शील धबाई और अन्य महिला नेताओं की मौजूदगी भी यहाँ पर है। मेयर शील धबाई भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं और साथ ही अन्य जो महिला नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हल्ला बोल किया जा रहा है राज्य की सरकार के खिलाफ। बार बार ये कहा गया कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार है, जो अपराध हैं वो बढ़ रहे हैं, इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, इस पर भी फोकस नहीं है और इसीलिए यह हल्ला बोल हो रहा है। हाथों में झंडा लेकर के बैनर पोस्टर के साथ महिला कार्यकर्ता बीजेपी के यहाँ पर पहुंचे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इनका गुस्सा है। कह रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, अपराध बढ़ रहे हैं, राज्य की सरकार कुछ नहीं कर रही है, अपराध राज्य हो चुका है। लगातार इसी को लेकर बीजेपी हमलावर है। ये तस्वीरें महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं की आप देख पा रहे हैं। बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। जिस तरीके से लगातार अपराधों में वृद्धि हो रही है उससे महिलाएं आग बबूला हैं। और फिर ये दुष्कर्मी को फांसी दो और साथ ही दलितों पर अत्याचार बंद करो, इसको लेकर पैम्पलेट के साथ वो उतरी हैं मैदान में, बैनर पोस्टर के साथ लगातार गुस्सा जाहिर कर रही हैं। अब कोरोना काल है, कोरोना काल में इस तरीके से भीड़ यहाँ पर इकट्ठा की गई है, ये भी कई सवाल खड़े करता है कि आखिर 2 गज की दूरी कहाँ है। मास्क भी प्रॉपर नहीं पहना हुआ है महिलाओं ने, ये भी चिंता वाली बात है। लेकिन अभी इनके लिए चिंता महिला अत्याचार, महिला अपराध, ये कह रहे हैं कि लगातार चिंता इनकी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हैं, जो अपराध है, उनमें लगातार कोरोना काल में वृद्धि हुई है। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है और सरकार इस पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है। सरकार की नीतियों के खिलाफ, राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ ये बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं जयपुर से। ये तस्वीरें आपको ग्राउंड से हम दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्रित हुई हैं, बड़ी संख्या में नाराजगी जाहिर कर रही हैं, नारेबाजी वहां पर लगातार राज्य की सरकार के खिलाफ गुस्सा है। ये साफ तौर से कहा जा रहा है कोविड को इतना लंबा वक्त हो गया, लगातार कोरोना काल में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार नींद में है, जाग नहीं रही है, इसीलिए ये गुस्सा जाहिर किया जा रहा है महिला मोर्चा के द्वारा।
आगे बढ़ते हैं, झारखंड कांग्रेस कलह चलेगा लंबा। सत्तारूढ़ गठबंधन में तो आपस में काफी सद्भाव, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं थम रहा कलह। इसीलिए हम कह रहे हैं कि झारखंड कांग्रेस कलह लंबा चलेगा क्या, ये सवाल खड़ा हो गया। सत्तारूढ़ गठबंधन में तो आपस में काफी सद्भाव है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के भीतर कलह नहीं थम रहा है। कुछ कांग्रेस के विधायकों के दिल्ली दौरे से प्रदेश में हलचल तेज हो गई है। राज्य प्रशासन ने इस घटनाक्रम से सरकार को अलर्ट रहने के लिए कह दिया है। फिर प्रदेश सरकार ने कांग्रेस नेतृत्व को पूरी जानकारी दी, तो पार्टी नेतृत्व ने संकट सुलझाने का सुबोधकांत सहाय को टास्क दे दिया है, क्योंकि मंत्री पद चाहने की कांग्रेस विधायकों में भी लंबी होड़ लगी हुई है। अब किसको क्या दिया जाएगा, कैसे आगे बढ़ेगी पार्टी, इसको लेकर कोई तस्वीर फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन कांग्रेस के भीतर वहां सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, ये तय है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के भीतर जो कलह है वो लंबा चलने वाला है। झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन में आपस में सद्भाव दिखाई दे रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। कुछ कांग्रेस विधायकों के दिल्ली दौरे से प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। ये कयास लगाने शुरू कर दिए गए कि सब कुछ ठीक नहीं है वहां पर कांग्रेस के भीतर। राज्य प्रशासन ने इस घटनाक्रम से सरकार को अलर्ट किया और फिर प्रदेश सरकार ने कांग्रेस नेतृत्व को पूरी जानकारी दी, और तो पार्टी नेतृत्व ने संकट सुलझाने का सुबोधकांत सहाय को टास्क दे दिया है, जिम्मेदारी दे दी है। अब वहां पर सब कुछ ठीक सुबोधकांत सहाय को करना होगा, क्योंकि मंत्री पद चाहने की कांग्रेस विधायकों में लंबी होड़ लगी हुई है झारखंड कांग्रेस में। भाजपा किसान मोर्चा की बड़े स्तर पर रणनीति। पीएम की किसान कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार को लेकर खास तैयारी चल रही है। भाजपा किसान मोर्चा की बड़े स्तर पर रणनीति तैयार हो रही है। पीएम की किसान कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार को लेकर खास तैयारी है। 20 और 21 जुलाई को भाजपा किसान मोर्चा की कार्यसमिति की बैठक। 20 जुलाई को सुबह 11:30 बजे सतीश पूनिया उद्घाटन करेंगे। मोर्चा के प्रभारी माधोराम चौधरी का संबोधन भी होगा। संगठन संरचना पर बोलेंगे माधोराम चौधरी। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि का संबोधन भी होगा। मोदी सरकार की किसान कल्याण योजनाओं पर संबोधन होगा। कार्य पद्धति और अंत्योदय पर संबोधन होगा प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर का। आगामी कार्य योजना को लेकर मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष हरिराम रिणवा का संबोधन भी होना है। अब आगामी जो कार्य योजना है उसी को लेकर मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष हरिराम रिणवा भी अपना संबोधन देंगे। सलीमाबाद में होगा कार्य समिति का आयोजन। अब आगे पार्टी किस तरीके से बढ़ती है, क्या जो बदलाव है वो किए जाने हैं, किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या तैयारी होगी, क्या रणनीति होगी, इसी पर मंथन होना है। भाजपा किसान मोर्चा के बड़े स्तर पर पीएम की किसान कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार को लेकर खास रणनीति बनाई जाएगी। 20 और 21 जुलाई को भाजपा किसान मोर्चा की कार्य समिति की बैठक होनी है और 20 जुलाई को सुबह 11:30 बजे सतीश पूनिया इसका उद्घाटन करेंगे। मोर्चा के प्रभारी माधोराम चौधरी का भी संबोधन होगा, ऐसी जानकारी है। संगठन संरचना पर माधोराम चौधरी बात रखेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि का संबोधन भी होगा। मोदी सरकार की किसान कल्याण योजनाओं पर वो संबोधन देंगे और कार्य पद्धति साथ में अंत्योदय पर संबोधन होगा प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर का। और आगामी कार्य योजना को लेकर होगा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष हरिराम रिणवा का संबोधन। सलीमाबाद में कार्य समिति का आयोजन किया जाएगा। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। राम मंदिर में मकराना के सफेद मार्बल की चौखट। राम मंदिर निर्माण के समय के साथ सामग्री की भी गुणवत्ता तय। गर्भगृह की चौखट पर लगेगा मकराना का सफेद मार्बल और बंशी पहाड़पुर के पिंक स्टोन की होंगी दीवार और खिड़कियां। नींव निर्माण के बाद 16 फीट ऊंची बेस प्लिंथ में मिर्जापुर का लाल पत्थर लगेगा, जबकि नींव को पानी के रिसाव से बचाने के लिए ललितपुर का ग्रेनाइट लगेगा और उसके ऊपर 3 मंजिला शिखर का निर्माण बंशी पहाड़पुर के पिंक स्टोन से होगा। मंदिर की सुरक्षा के लिए जोधपुर के स्टोन से परकोटा का निर्माण होगा। अब निर्माण प्रक्रिया वहां पर चल रही है। ये खबर राजस्थान के लिहाज से महत्वपूर्ण है कि राम मंदिर में मकराना के सफेद मार्बल की चौखट होगी। राम मंदिर निर्माण के समय के साथ सामग्री की भी गुणवत्ता तय हो गई। गर्भगृह के चौखट पर मकराना का सफेद मार्बल लगेगा। बंशी पहाड़पुर के पिंक स्टोन की होंगी दीवार और खिड़कियां। साथ में नींव निर्माण के बाद 16 फीट ऊंची बेस प्लिंथ में मिर्जापुर का लाल पत्थर लगेगा, जबकि नींव को पानी के रिसाव से बचाने के लिए ललितपुर का ग्रेनाइट इस्तेमाल किया जाएगा और इसके ऊपर 3 मंजिला शिखर का निर्माण बंशी पहाड़पुर के पिंक स्टोन से होगा और मंदिर की सुरक्षा के लिए जोधपुर के स्टोन से परकोटा का निर्माण किया जाएगा। अब वैध और अवैध इमारतों की पहचान कर सकेंगे ग्राहक। ये ग्राहकों के लिए आसान हो जाएगा कि वैध है या फिर अवैध इमारत है। अब वैध और अवैध इमारतों की पहचान ग्राहक आसानी से कर सकेंगे। निर्माणकर्ताओं को बताना होगा कि इस इमारत को मिली जेडीए की अनुमति
बोर्ड लगा करके लिखना होगा कि इस इमारत को मिली है जेडीए की परमिशन, जेडीए की अनुमति, और 5 निर्माणकर्ताओं ने अवैध इमारत को अनुमोदित कराने के लिए आवेदन किया। पिछले 6 महीनों में जेडीए ने 2253 अवैध निर्माण हटाए हैं और 62 इमारतों के अवैध हिस्से को अब तक ढहाया जा चुका है। 63 बड़ी इमारतों पर अवैध निर्माण की वजह से सील लगाई गई है। अब जो ग्राहक है उनको तमाम परेशानियां इससे आ रही थी, उनके लिए आसानी है। अब वो आसानी से ये पता लगा पाएंगे कि इमारत वैध है या फिर अवैध है। निर्माणकर्ताओं को ये बताना होगा कि इस इमारत को मिली जेडीए की अनुमति, बोर्ड लगा करके ये लिखना होगा। 5 निर्माणकर्ताओं ने अवैध इमारत को अनुमोदित कराने के लिए आवेदन किया और पिछले 6 महीनों में जेडीए ने 2253 अवैध निर्माण हटाए हैं। 62 इमारतों के अवैध हिस्से को अब तक ढहाया जा चुका है और 63 बड़ी इमारतों पर अवैध निर्माण की वजह से सील लगाई गई है। अगले महीने से पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की उम्मीद है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। लगातार महंगाई बढ़ रही है, उसी बीच ये थोड़ी सी राहत वाली खबर है कि अगले महीने से पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। ओपेक प्लस देशों ने मिलकर ऑयल सप्लाई बढ़ाने का फैसला किया। अगस्त से तेल की सप्लाई बढ़ाने का फैसला किया गया है। कोरोना क्राइसिस के बाद ग्लोबल इकोनॉमी उभर रही तेजी से और जिसकी वजह से भी बढ़ी है ऑयल की डिमांड, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हो सकता है लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हो रहा है, अगले महीने से दाम में कमी देखने को मिल सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। ओपेक प्लस देशों ने मिलकर ऑयल सप्लाई बढ़ाने का फैसला किया है। अगस्त से तेल की सप्लाई बढ़ाने का फैसला किया गया और कोरोना क्राइसिस के बाद ग्लोबल इकोनॉमी उभर रही तेजी से, जिसकी वजह से भी बढ़ी है ऑयल की डिमांड। अपने घर का सपना साकार करने का अच्छा मौका आपके पास भी है। अपने घर का सपना साकार करने का सबसे अच्छा मौका इस वक्त। हाउसिंग बोर्ड ने बढ़ाया बुधवार नीलामी उत्सव योजना का दायरा। योजना में शामिल किए 2885 नए आवास। जयपुर, भरतपुर, डूंगरपुर, भिवाड़ी और कोटपुतली में ये आवास। अधिकांश मकान जयपुर की अलग अलग योजनाओं में मौजूद हैं। 50% तक की छूट पर ये मकान मिलेंगे। कल से शुरू होगी ई बिड सबमिशन की प्रक्रिया। ये उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है, राहत वाली खबर है, खुशखबरी एक तरीके से आप कह सकते हैं। अपने घर का सपना जो लोग साकार करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा मौका है। हाउसिंग बोर्ड ने बढ़ाया बुधवार नीलामी उत्सव योजना का दायरा और योजना में शामिल किए गए 2885 नए आवास। जयपुर, भरतपुर, डूंगरपुर, भिवाड़ी और कोटपुतली में ये आवास हैं। अधिकांश मकान जयपुर की अलग अलग योजनाओं में शामिल हैं, मौजूद हैं। 50% तक की छूट पर ये मकान मिलेंगे। इसको लेकर अब राह आसान होती हुई दिखाई दे रही है उन लोगों की जो अपने घर का सपना साकार करना चाहते हैं। शिक्षा रैंकिंग में जैसलमेर का प्रदर्शन कमजोर। शिक्षा रैंकिंग में जैसलमेर का जो प्रदर्शन है वो कमजोर दिखाई दे रहा है। प्रदेश में 30वें नंबर पर पहुंचा जैसलमेर। अब ये चिंता वाली बात है जैसलमेर के लिए भी। शिक्षा रैंकिंग में जैसलमेर का जो परफॉर्मेंस है वो वीक दिखाई दे रहा है, कमजोर दिखाई दे रहा। प्रदेश में 30वें नंबर पर जैसलमेर पहुंचा। कोरोना काल में स्कूल बंद होने के बावजूद शैक्षणिक कार्यों में विशेष सुधार नहीं। अब कोरोना काल में स्कूल बंद होने की वजह से भी होने के बावजूद शैक्षणिक कार्यों में विशेष सुधार नहीं। और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर की ओर से रैंकिंग की घोषणा की गई है। उसमें जैसलमेर के लिहाज से अच्छी खबर आप नहीं कह सकते। शाला दर्पण मॉड्यूल के अनुसार जून की रैंकिंग अंकों के आधार पर तय की गई है। अब शाला दर्पण मॉड्यूल के अनुसार ही जून की ये रैंकिंग है जो अंकों के आधार पर तय की गई है। और जैसलमेर के लिए जो खबर निकलकर सामने आई है, फिलहाल वो अच्छे संकेत लेकर नहीं आ रही कि शिक्षा रैंकिंग में जैसलमेर का जो परफॉर्मेंस है वो वीक है, कमजोर है। प्रदेश में 30वें नंबर पर जैसलमेर पहुंच गया है। कोरोना काल में स्कूल बंद होने के बावजूद शैक्षणिक कार्यों में विशेष सुधार नहीं। और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर की ओर से ये रैंकिंग घोषित की गई है। और साथ ही शाला दर्पण मॉड्यूल के अनुसार जून की रैंकिंग अंकों के आधार पर तय की गई है। राजधानी में मौसम हुआ सुहाना। आसमान में छाए बादलों से तापमान में गिरावट आ गई है। इसी का इंतजार लगातार हो रहा था। राजधानी में मौसम खुशनुमा हो गया है, सुहाना हो गया। आसमान में काले बादल छाए हैं जिससे तापमान में गिरावट आ गई। देर रात बारिश से उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिली। मौसम सुहाना होने से पर्यटन स्थलों पर जाने लगे हैं जयपुराइट्स और मानसून सक्रिय होने से प्रदेश के पूर्वी इलाके भी भीगे। 24 घंटे में भरतपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, दौसा में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने भी कहा है प्रदेश में अगले 2 दिन भारी बारिश का अनुमान है। जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ जिलों में अति भारी बारिश हो सकती है और मानसून का चौथा दौर
22 जुलाई से सक्रिय होने की उम्मीद है। अब खबर ये कि मानसून का जो चौथा दौर होगा, चौथा फेज होगा, वो 22 जुलाई से सक्रिय होने की उम्मीद है। लेकिन ये राहत वाली बात, लंबे वक्त से जयपुर के लोग हों या फिर राजस्थान के अलग अलग हिस्सों के लोग हों, बहुत परेशान थे। बढ़ती गर्मी की वजह से, उमस की वजह से, चिलचिलाती गर्मी से लोग ये लगातार उम्मीद कर रहे थे कि बारिश हो तो उनको राहत मिले। अब राजधानी में मौसम खुशनुमा हो गया है। कल रात से लगातार बारिश, कई हिस्सों में तेज है तो कहीं पर हल्की बारिश हो रही है। आसमान में भी काले घने बादल हैं, जिससे तापमान में गिरावट आ गई। जहां पर पिछले दिनों आप देख रहे थे लगातार तापमान बढ़ रहा था, गर्मी बढ़ रही थी, ऐसे में अब बारिश के बाद मौसम अच्छा हो गया है। मौसम में तब्दीली जो हुई है वो राहत वाली है। देर रात बारिश हुई और उमस गर्मी से लोगों को राहत मिली। लगातार अब जुलाई के बीच में इस तरीके से जो गर्मी पड़ रही थी, उससे आम लोग ये कह रहे थे कि आखिर मानसून प्रभावी कब होगा उस तरीके से जिस तरीके से और सालों में होता था। लेकिन कल रात से जो बारिश हो रही है उससे आप कह सकते हैं कि मानसून प्रभावी हो गया है। देर रात से लगातार उमस और गर्मी से लोगों को बरसात की वजह से राहत मिल रही है। मौसम सुहाना होने से आप जो जयपुराइट्स हैं वो घूमने फिरने का प्लान कर रहे हैं। मौसम सुहाना होने की वजह से पर्यटन स्थलों पर जयपुराइट्स जाने लगे हैं। लगातार कोविड की वजह से पहले से लोग घरों में थे, उसके बाद भीषण गर्मी जिसकी वजह से लोग वैसे ही बाहर नहीं निकल पाए। अब चूंकि अनलॉक लगातार धीरे धीरे सब कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसे में लोग भी चाहते हैं कि मौसम अच्छा हो तो घरों से बाहर निकले और साथ ही मौसम का लुत्फ उठाएं। मानसून सक्रिय होने से प्रदेश में के पूर्वी इलाकों में भी बरसात का दौर लगातार जारी है। मानसून सक्रिय होने से प्रदेश के जो पूर्वी हिस्से हैं वहां पर भी लगातार बारिश है, कहीं पर तेज। 24 घंटे में भरतपुर, कोटा, सवाईमाधोपुर, दौसा में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है, ये कहा जा रहा है। 24 घंटे के लिए कहा गया कि भरतपुर, कोटा, सवाईमाधोपुर, दौसा में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। और प्रदेश में अगले 2 दिन भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। खबर ये प्रदेश के लिहाज से कि अगले 2 दिन भारी बारिश का अनुमान है। जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ जिलों में अति भारी बारिश हो सकती है। मानसून का चौथा दौर 22 जुलाई से सक्रिय होने की उम्मीद है और इसी के साथ ही राहत वाली सांस सभी ने ली है बढ़ती गर्मी और उमस से। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के समय हंगामे पर स्पीकर नाराज हुए। प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हो रहा था, उस समय हंगामे पर स्पीकर नाराज। उन्होंने कहा कि नए मंत्रियों का परिचय नहीं कराने दिया गया। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि नए मंत्रियों का परिचय वहां पर दिया जा रहा था, लेकिन वो भी नहीं कराने दिया गया। साथ ही सदन की गरिमा बनी रहनी चाहिए, ये भी स्पीकर ने कहा। विपक्ष के हंगामे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मंत्रियों के परिचय के दौरान हंगामा करना ठीक नहीं है। और साथ ही 24 साल से सदन का सदस्य हूं, लेकिन ऐसा पहली दफा देखा है जब नए सदस्यों का परिचय करवाया जा रहा हो और उस वक्त इस तरीके से हंगामा कर दिया गया हो। इस पर स्पीकर ने भी और रक्षा मंत्री दोनों ने नाराजगी जाहिर की। नवजोत सिंह सिद्धू पर सुखबीर सिंह बादल ने कसा तंज, ये बड़ी खबर है। नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी गई है। उसके बाद सुखबीर सिंह बादल ने कसा तंज, कहा कि सिद्धू किसी दल के वफादार नहीं है। अब सुखबीर सिंह बादल ने जो कहा है उसके क्या मायने हैं? वो कह रहे हैं कि सिद्धू किसी भी दल के वफादार नहीं है, सगे नहीं हैं। सिद्धू जहां जाते हैं झगड़ते रहते हैं। अब ये सिद्धू पर साफ तौर से निशाना है। वो कह रहे हैं कि सिद्धू जहां पर भी जाते हैं, जिस दल का हिस्सा बनते हैं, वहां पर झगड़ते रहते हैं। पंजाब के पूर्व डेप्यूटी सीएम हैं सुखबीर सिंह बादल, जिन्होंने सिद्धू को लेकर तंज कसा है। और इसी के साथ ही न्यूज ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।